हेलो बच्चों, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम टॉप 10 टफेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू एनटीएससी स्टेज 1। और ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड के पेपर से। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक से और सिंपल सी कैलकुलेशन से और कैसे कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, if you haven't subscribed the channel then subscribe it and hit the bell icon too, because हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं so that you don't miss any notification. So please hit the bell icon as well. वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि और कौन सी वीडियो आपको देखनी है या किस टॉपिक पर देखनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट सेज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन टिल साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू। So we have to find the value of given question. Okay, अच्छा, अब साइन स्क्वायर 5 डिग्री, देखो बच्चों, साइन स्क्वायर 5 डिग्री एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री एज इट इज रखेंगे एंड सो ऑन। बीच में क्या आएगा? अब आप यहां पे अगर देखो तो इंटरवल 5 का चल रहा है, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। और कहां तक जा रहा है? 90 डिग्री तक जा रहा है। सो हम यहां पर बीच में यहां पर साइन स्क्वायर 45 भी आएगा। वुड यू एग्री विद मी? ओके, सो साइन स्क्वायर 45 आएगा, फिर साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 55 राइट। और इसी तरीके से साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस लास्ट में आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब बच्चों देखो यहां पर क्या करना है, साइन स्क्वायर 45 तक तो सारी वैल्यूज एज इट इज आपको रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री एंड सो ऑन। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सो इसका स्क्वायर, ओके, प्लस इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे साइन स्क्वायर 45 के बाद वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 50 की, तो मैं उसको चेंज करूंगा साइन 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो साइन इसी तरीके से अगर मैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री को चेंज करूं तो आई विल राइट साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 स्क्वायर इज 1। ओके, अब आप देखो यहां पे क्या मैजिक होने वाला है। देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री आप एज इट इज लिखो, ठीक है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री एज इट इज लिखो, प्लस सो ऑन 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 प्लस साइंस। अब यहां पर 1 यानी साइन 45 के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में हमें लिखना है, राइट। तो इसी तरीके से जब हम साइन स्क्वायर 85 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 को हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री में प्लस 1। अभी क्या होने वाला है, ये साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 डिग्री मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, राइट। इसी तरीके से हमारे पास और कौन कौन से एंगल्स होंगे साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो जैसे आपने 5 का देखा, देन हमारे पास 10 होगा, 15 का एक पेयर बनेगा साइन और कॉस का, इसी तरीके से 20 का बनेगा, 25 का बनेगा, 30 का बनेगा, 35 एंड 40 का बनेगा। और 45 ऑलरेडी हमने 45 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इतने पेयर्स हमारे पास, इतने एंगल्स के पेयर बनेंगे। तो कितने एंगल्स हैं, 1 या कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 1 होंगे हमारे पास। तो वी कैन राइट 1 + 1 + 1, ओके, प्लस 1 और 8 टाइम्स इसी तरीके से। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 8 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस एक 1 यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर 90 वाला है तो वो भी ऐड कर दो, प्लस 1/2 ये जो यहां से आ रहा है इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 होल 1/2। एंड 9 होल 1/2 कितना होता है, 9 1/2 होता है, 2 9 18 + 1 19/2। So 19/2 will be the value. So option C is the correct one. So देखा आपने कि किस तरीके से हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे। We don't have to solve the whole question. We just have to pick the logic
बिहाइंड द क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग सेंटर ओ। यहाँ पे इस फिगर में 3 सर्कल्स हैं जिनका जो सेंटर है दैट इज कॉमन फॉर ऑल दी सर्कल्स हुज रेडियाई आर ए बी एंड सी, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, आर 3 diameters divide 6 equals angles at center O. Then the area of the shaded region is. अब यहां पर देखो बच्चों, है क्या, हमें गिवन क्या है, हमें 3 सर्कल्स गिवन है जिनका सेंटर सेम है। सो ऐसे सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब जो सबसे स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियाई ए है, ठीक है, और जो लार्जर उससे बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियाई बी है, और सबसे बड़े वाले सर्कल की रेडियाई सी है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे बड़े वाले सर्कल की रेडियाई सी है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया, ठीक है। अब आप देखो शेडेड रीजन ये वाला है, राइट, ये है, एंड देन दिस 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 एंड दिस एंड ऑल्सो दीज 3, ठीक है बच्चों। तो अब एक काम आप करो, आप जरा इमेजिन करो कि ये वाला शेडेड रीजन, ठीक है, ये वाला हम शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, ठीक है, इसको हम यहां पे लेके या सॉरी, हम एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये ऑलरेडी शेडेड है। अब ये वाला जो, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 6 डायमीटर है और सारे डायमीटर्स 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट इज व्हाई ये जो पोर्शन है, ठीक है, द एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सो लेट्स से कि हमने इसको छोड़ करके इसको शेड कर दिया है और ये शेडेड नहीं है, यानी इस शेडेड पोर्शन को यहां पे हमने स्लाइड कर दिया है। ओके, देन इस वाले शेडेड पोर्शन को यहां पे स्लाइड कर दिया है, तो ये अनशेडेड हो गया। अब इसी तरीके से ये ऑलरेडी शेडेड है और ये वाला शेडेड रीजन हमने यहां से उठा के इसको शेड कर दिया है। सेम हमने यहां पे क्या किया, इसको हटा करके ये वाला पार्ट शेड कर दिया और ये वाला हटा करके ये वाला पार्ट शेड कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो मैं आपको यहां पर बच्चों, मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूं कि कौन सा शेडेड रहेगा और कौन सा शेड नहीं रहेगा। सो अगर मैं लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो आई एम शेडिंग दिस पोर्शन, ठीक है, और साथ ही साथ ये पहले से शेडेड है और ये वाला भी मैंने कर दिया है, ये वाला इसके प्लेस पे आया है, ठीक है। देन ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज दोनों के एरिया सेम है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी सारे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी शेडेड है। तो पता ये चला कि अगर हम शेडेड पोर्शन को शिफ्ट कर दें तो ये वाला जो एक सेमी सर्कल है वो पूरा अनशेडेड हो जाएगा, बाकी का जो सेमी सर्कल है वो पूरा का पूरा शेडेड हो जाएगा। सो एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बिगर सेमी सर्कल, ठीक है, जो बड़ा वाला सर्कल है उस सर्कल के सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अब बिगर सर्कल की रेडियाई क्या है, रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज सी, राइट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि in all the 3 radii C is the biggest one. Here it is saying, right, C is the biggest one. So that is why now what is the area of the circle? Area of the circle is pi r square. So इसका half कितना होगा, इसका half होगा pi r square by 2. अब यहाँ पे r क्या है, रेडियस, और बिगर सर्कल की रेडियस क्या है, c. So that is why area of the bigger semicircle will be pi c square by 2. So ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना सिंपल था, जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि किस तरह से शेडेड एरिया को हम शिफ्ट करें सो दैट वी फाइंड एन एब्सोल्यूट एरिया और फिर उसको अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज सेइंग दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रेगुलर सिलेंडर is given by 4 pi a square plus 4 pi a minus 3 pi. Then the possible expression for the base radius and height of the cylinder are. अच्छा,
ओके सो यहाँ पे क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रेगुलर सिलेंडर गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच बच्चों, ठीक है, 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर एंड हाइट एच इज द हाइट, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये दिया जाता है 4 पाई ए स्क्वायर प्लस 4 पाई ए माइनस 3 पाई से, ठीक है बच्चों, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। कर्व सरफेस एरिया इतना गिवन है, तो आप क्या करोगे, यहां से पाई पाई कैंसिल कर दोगे, सारे टर्म्स में से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2RH इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 3, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, बिकॉज आपको, आप देखो क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी देखो, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है कि आपको आंसर किस फॉर्म में फाइंड करना है। क्वेश्चंस के इन ऑप्शंस में, सारे ऑप्शंस पे रेडियस एंड हाइट अलग अलग गिवन है, राइट। पहले ए और बी की अगर हम बात करें तो रेडियस एंड हाइट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, आंसर रेडियस और हाइट के फॉर्म में ही फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक ही तरीका है। अब यहां पे अगर आप देखो आर एंड एच दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व तो कर सकते नहीं है, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स, राइट, आर एंड एच, दीज आर द टू वेरिएबल्स। सो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन की हेल्प से आर एंड एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एंड एच को यहाँ पे आइसोलेट करना पड़ेगा। सो आर और एच को आइसोलेट करने के लिए 2 को हम क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 2 को ट्रांसफर करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 3। अब बच्चों यहां पे देखो, R की वैल्यू कंपैरिजन से 1/2 आ जाएगी और H की वैल्यू आ जाएगी 4A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 3। और ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। R की वैल्यू 1/2 और हाइट है 4A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ A raised to power n plus 1 plus B raised to power n plus 1 upon A raised to power n plus b raised to power n is arithmetic mean of a and b, then find the value of n. What will be the value of n? देखो बच्चों यहां पे given क्या है, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n, okay, and this is equal to the arithmetic mean of a and b. a and b का arithmetic mean क्या होगा, a plus b upon 2 होगा, right। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। by doing cross multiplication you will get, अच्छा 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 2a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो ब्रैकेट है जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, जब a को मल्टीप्लाई करोगे a रेज टू पावर n से तो a रेज टू पावर n प्लस 1 आने वाला है। देन a को जब मल्टीप्लाई करोगे b रेज टू पावर n से तो यू विल गेट a b रेज टू पावर n। देन b को मल्टीप्लाई करोगे जब b रेज टू पावर n से तो b रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b को मल्टीप्लाई करोगे a रेज टू पावर n से यू विल गेट b a रेज टू पावर n। तो ये आपकी कुछ इक्वेशन आएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेस कम है इसलिए मैंने पूरी एक लाइन में उसे नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ये पूरी लाइन में ही आए, सो दैट आपको समझने में ईजीनेस हो। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, अब देखो यहां पे इक्वल के दोनों साइड, यहां पे इक्वल के इस साइड है, यानी कि RHS में a रेज टू पावर n प्लस 1 और LHS में भी है a रेज टू पावर n प्लस 1। LHS में 2 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, LHS में एक बचेगा। इसी तरीके से b रेज टू पावर n प्लस 1 कैंसिल होगा, इस b रेज टू पावर n प्लस 1 से यहाँ पे भी एक बचेगा और LHS से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली RHS में क्या होगा, सॉरी LHS में क्या होगा, LHS में होगा हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n प्लस b a रेज टू पावर n, ये हमारे पास बचेगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप कॉमन ले सकते हो, a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर b रेज टू पावर n। मैंने क्या किया है, a b रेज टू पावर n को इधर ट्रांसपोज किया है और मैं इस वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो b a रेज टू पावर n माइनस b
रेज टू पावर n प्लस 1। अब हम कॉमन ले सकते हैं LHS में भी RHS में भी। तो कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या लेंगे, दोनों ही टर्म्स में LHS में a कॉमन है तो a कॉमन लिया यहां से। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखो a रेज टू पावर n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, a रेज टू पावर n इंटू a लिख सकते हो। तो दैट इज वाई मैं a रेज टू पावर n प्लस 1 से a कॉमन ले रहा हूं और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a रेज टू पावर n माइनस यहां से कॉमन लिया b रेज टू पावर n इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां से हम b कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n। अब आप देख सकते हो कि बोथ दी साइड वी हैव वन थिंग कॉमन इन ब्रैकेट विच इज a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n। तो हम यहाँ पे इसे पूरा कैंसिल कर सकते हैं और कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। अब इस कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद जब a b के इक्वल हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे जो गिवन था एंड दैट वाज a रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, a b के इक्वल है। अब मैं इस जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें b के प्लेस पे a ही पुट कर रहा हूं तो a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 को मैं लिखूंगा a रेज टू पावर n प्लस 1। वाई, बिकॉज a इज इक्वल टू b, सो आई कैन राइट दिस अपॉन a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन भूलिएगा नहीं, a प्लस b को भी मैं a ही लिख रहा हूं अपॉन 2। तो यहां से आपको मिलेगा 2a रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर a, 2a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2a अपॉन 2, 2 कैंसिल हुआ, यहां पे भी 2 कैंसिल हुआ तो यहां पे क्या आ रहा है, a रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। अब बच्चों जब भी हमें इस तरह से n की वैल्यू यानी पावर में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हम यूजुअली कंपैरिजन से फाइंड करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे a रेज टू पावर n को ऊपर लेके जाओगे तो n कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी ही नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, यानी जैसा LHS में है बिल्कुल वैसे ही हम RHS में बनाने की कोशिश करेंगे। सो हम a को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ a के डिनोमिनेटर में 1 है, राइट, a के डिनोमिनेटर में 1 है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं और ऊपर जो a है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 1, बिकॉज यहाँ a की पावर 1 है which can be written as 0 plus 1। अब आप कंपेयर करो LHS and RHS में and you will find कि LHS RHS की तरह है। यहां पर LHS में हमारे पास है a raised to power n plus 1 और that side in numerator we are having a raised to power 0 plus 1। डिनोमिनेटर में a raised to power n है LHS में और RHS में डिनोमिनेटर में a raised to power 0 है। So by comparison we can say that n की वैल्यू 0 है क्योंकि देखने में एक जैसे हैं तो n की वैल्यू 0 है क्योंकि बेस सेम है और पावर्स सेम है, पावर एक जैसी है, दैट इज वाई कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 0 होगी। सो द आंसर D, ऑप्शन D is the right answer. Next question. ABC is an equilateral triangle such that A 2,2 है। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ABC बच्चों, ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट है 2,2, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स 2,2 है और साथ ही साथ एक सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो उनकी एंगल बाइसेक्टर है। सारी एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है और ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, जॉइंट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से ये पॉइंट O है और O के कोऑर्डिनेट -2,2 है बच्चों, ठीक है, -2,2 है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हमसे पूछा क्या गया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी। ओके, सो एनी स्ट्रेटेजी, एनी आइडिया कैसे फाइंड करना है। तो देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं विच इज जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हम टॉप पॉइंट से सेंटर पे लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती है एंड दिस इज इन बोथ लाइक angle, I'm talking about angle bisector, this property in both equilateral triangle as well as isosceles triangle, right? So it means कि ये जो लाइन आ रही है A से
BC पर, लेट्स से ये D पे इंटरसेक्ट करती है, तो AD जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी. That is not only the angle bisector of A but also it is perpendicular on BC. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सेंट्रॉइड होता है ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में. ऐसा नहीं है कि कहीं भी हो सकता है. और वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, हम जानते हैं कि AO की जो लेंथ होती है वो 2/3 होती है AD के, राइट. AO इज इक्वल टू 2/3 AD. ठीक है. तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है इस सेंट्रॉइड की. अब क्या हम AO की लेंथ फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम AO की लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि हमें A और O दोनों पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं. सो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. तो हमें क्या करना है? अब देखो बच्चों, इसमें से आप एक x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 ले लो, ये y2 ले लो. सो 2 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर. सो फाइनली ये आ रहा है आपका 2 to 4 स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू फाइनली 4. तो D की वैल्यू यानी कि AO, एक्चुअली हमने ये AO फाइंड किया है, तो AO की वैल्यू बच्चों आ रही है 4. अब हम AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है, AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ AD. AD इज इक्वल टू 3AO/2. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन की है और AD की वैल्यू AO के टर्म में, राइट. अच्छा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस ओवर हियर so that you can see the solution. ठीक है. So don't forget that we have found the value of AO और अभी हमें क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है. और AD क्यों फाइंड करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AD यहां से हो जाएगा 3AO/2 इज इक्वल टू 3 इंटू AO की वैल्यू 4 है अपॉन 2, 2 2 जा 4, AD 6 यूनिट आ गया है. ठीक है. AD यानी कि जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द टॉप टू द बेस लाइन इज 6 सेंटीमीटर. अब इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ वी नो द हाइट, द परपेंडिकुलर, देन देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड कर सकते हैं. और व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इफ यू नो, दैट फॉर्मूला इज हाइट इज इक्वल टू 3/2 इंटू साइड. ये फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द साइड. अच्छा, यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं. लेट्स से हाइट इज इक्वल टू, ओके, हाइट इज इक्वल टू √3 साइड अपॉन 2. ये फॉर्मूला है. It gives the relationship between the height and the side of an equilateral triangle. ठीक है. अब यहाँ पे हाइट तो हमें पता है, दैट इज 6. 2 ट्रांसपोज होके 6 के मल्टीप्लाई में आएगा, √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो S की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन √3. बट 12 अपॉन √3 तो बेटा है ही नहीं किसी ऑप्शन में. ठीक है, 12 अपॉन √3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है. तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे. जब भी देखो कि डिनोमिनेटर में रूट में कोई वैल्यू है तो उसको रैशनलाइज करो. That's what we are going to do here. So S means side is equal to 12 √3 multiply by √3 upon √3. इसको कहते हैं रैशनलाइज करना. So यहाँ से क्या होगा? 12 √3 upon 3, √3 into √3 3 हो जाएगा, and 3 4 are 12. So finally हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 4√3 यूनिट, and that is the length of all the sides of this equilateral triangle, and option C is the right option. आगे बढ़ते हैं. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ n consecutive odd natural numbers starting from 5 is 60. 5 से एक सीरीज शुरू हो रही है ऑड नेचुरल नंबर्स की. ठीक है, तो सबसे पहला नंबर 5 है और उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7 आता है. फिर क्या आता है? 9, देन 11, देन 13, देन सो ऑन. कहां तक जा रहा है? कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है. कह रहा है द सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव, राइट, n तक जा रहा है और इनका जो सम है दैट इज 60. तो ये एक एपी सीरीज बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन गई है. आई होप आपने पढ़ी होगी एपी, राइट. तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जहां पर a की वैल्यू 5 है,
और d कितना है 2 है, क्योंकि 2 का डिफरेंस यहाँ पे है। एंड देन जो n टर्म का सम है, n टर्म तक का जो सम है दैट इज 60। अच्छा, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म इन AP, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो Sn की वैल्यू 60 है, इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, राइट। बिकॉज फाइनली हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, n स्क्वायर माइनस n फाइंड करना है। सो दैट इज वाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 इंटू 5, बिकॉज a की वैल्यू 5 है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, ये 260 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट में हमारे पास 10 प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2। सो फाइनली 120 इज इक्वल टू n ऑफ 16। अच्छा, ये 10 है, 10 - 2 हो जाएगा 8 प्लस 2n। अब बच्चों यहाँ पे n को भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट 120 इज इक्वल टू 8n प्लस 2n स्क्वायर। अच्छा, ये एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये इक्वेशन है 2n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, दिस इज n नॉट x, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60 इज इक्वल टू 0। सिंपल, राइट। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन सॉल्व करो बच्चों, जल्दी से सॉल्व द इक्वेशन। इससे पहले कि मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं फॉर यू, तो चलिए इक्वेशन सॉल्व कीजिए। सो फाइनली इक्वेशन आई है n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 60 के फैक्टर्स करेंगे, और हमें लाना क्या है 4। तो वी नो दैट, ओके, लेट अस डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 60। सो 2 30 15 3 से रिड्यूस करेंगे 5 एंड फाइनली 1। सो हमें लाना है 4, 5 2 10 एंड 3 2 6, 10 माइनस 6 इज 4। तो हम लिखने वाले हैं n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 6n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो बच्चों, n कॉमन ले लो, n प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस 6 कॉमन लेने पे n प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो वाइल टेकिंग n प्लस 10 कॉमन इन बोथ द टर्म्स विल गेट n प्लस 10 माइनस n प्लस 10 in one bracket and n minus 6 in another bracket is equal to 0। n की वैल्यू कितनी आ रही है, एक वैल्यू आएगी -10 और दूसरी वैल्यू आएगी प्लस का 6। अब किसी भी AP में नंबर ऑफ टर्म माइनस में तो नहीं हो सकते, राइट। तो 6 वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि देयर विल बी 6 टर्म इन दिस AP। तो n की वैल्यू जब आ चुकी है, तो लेट अस फाइंड आउट n स्क्वायर माइनस n, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। 30 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, AB की वैल्यू 12 है, AB इज 12, राइट। और AC कितना है, AC 13 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे आपको पता होना चाहिए अबाउट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। आपको पता है कि 12 13 के साथ तीसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ BC, बट आई विल रिकमेंड यू कि कम से कम आपको 2-3 पाइथागोरन मेन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओलंपियाड दे रहे हो, यू डोंट हैव टू रियली कैलकुलेट एंड डू दी पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। ओके, सो 12 13 एंड 5 दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो इफ hypotenuse is 13 and perpendicular और बेस में से कोई भी 12 है, तो थर्ड जो साइड होगी वो 5 होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो BC 5 हो गई। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल विथ सेंटर O has been inscribed inside the triangle। एक सर्कल है जो इस ट्राइंगल के इनसाइड इंस्क्राइब किया गया है, जिसका सेंटर O है, as you can see here।
Okay, if the radius of the circle is r, then the value of r will be, we have to find the value of r. और r क्या है बच्चों? r है इस सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस r है बच्चों. अब देखो इस क्वेश्चन को हम इस फिगर में ही सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर ये पहली बात तो ये है कि ये जो सर्कल है, दिस इज इंस्क्राइब्ड एंड इट इज टचिंग ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सो दैट मीन कि लेट्स से ये पॉइंट मान लो आप, इसको मान लो m, इसको इस पॉइंट को मान लो n और इसको p मान लो, राइट. अब OM, OP, ON ये ऑल थ्री रेडियाई हैं एंड ऑल दी रेडियाई आर इक्वल. तो अगर एक रेडियाई r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा. देन अगर ये r है OP तो BM भी r होगा. ओके, डू यू एग्री विद मी? अगर OP r है देन BM बिल्कुल उसके पैरेलल एंड इक्वल होगा. एंड OM अगर r है, OM, तो PB भी r होगा, PB भी r होगा, राइट. अच्छा, अगर PB r है बच्चों, अगर PB r है तो AP कितना होगा? अब देखो AB 12 है तो AP 12 माइनस r होना चाहिए. ठीक है, AP कितना होना चाहिए? 12 माइनस r होना चाहिए, 12 माइनस r. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों BC पूरा का पूरा 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो MC या CM कितना होगा? आप कहोगे सर ये तो होगा 5 माइनस r, राइट, क्योंकि BMR है तो हम MC की वैल्यू फाइंड करने के लिए BC में से BM को रिड्यूस कर देंगे. तो MC विल बी 5 माइनस r. अच्छा, जब आपने इतना यहां तक आप पहुंच गए तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट डालते हैं वो इक्वल होती हैं. सो दैट मीन्स कि ये A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और A से हमने AP और AN ये दो टेंजेंट हैं, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो दैट मीन्स AN की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सोचो, AN शुड बी इक्वल टू 12 माइनस r. क्यों? क्योंकि AP 12 माइनस r है, इसलिए AN भी 12 माइनस r होना चाहिए. ओके, एंड सिमिलरली MC इज 5 माइनस r, तो CN, अब देखो MC और CN ये दोनों ही टेंजेंट हैं इस सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमने डाली हुई है, राइट. तो MC की लेंथ N C के इक्वल होनी चाहिए, तो NC कितना हो जाएगा? या CN, NC कुछ भी बोल लो, 5 माइनस r हो जाएगा. और वी नो दैट अगर हम AN और CN को ऐड कर देते हैं बच्चों तो 13 आता है, क्योंकि AN और CN पूरा मिला के 13, यानी कि ये हमारी हाइपोटेनस होगी. ठीक है, तो AN कितना है? 12 माइनस r प्लस CN कितना है? 5 माइनस r इज इक्वल टू 13. 12 प्लस 5 17 होता है, माइनस 2r इज इक्वल टू 13. 2r को ट्रांसपोज करो, 13 को इस साइड लेके आओ, तो आपको मिलेगा 17 माइनस 13 जो कि होता है 4 इज इक्वल टू 2r. r की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी बच्चों. ठीक है, रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर. तो दिस इज द बेसिक एनालॉजी फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है if x plus 1 upon y is equal to 1 and y plus 1 upon z is equal to 1, then find the value of z plus 1 upon x plus 1. देखो बच्चों, जो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें x है और z है, y नहीं है, तो हमें y को यहाँ पे y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेंगे, x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम ये करो कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन वाई को मैंने उस साइड भेजा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई, राइट, मैंने ट्रांसपोज किया हुआ है. तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन वाई, क्योंकि y मैंने एलसीएम लिया हुआ है, तो y माइनस, ओके, सो इट विल बी y माइनस 1 अपॉन वाई. अब इससे x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सिमिलरली 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज मैं LHS में रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो RHS में भी रेसिप्रोकल होगा, तो y अपॉन वाई माइनस 1.
दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स बच्चों, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स विच इज y अपॉन y माइनस 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं z की वैल्यू, बिकॉज जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिस एक्सप्रेशन की उसमें z भी है। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन उठाते हैं विच इज y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप एक काम करो, y को उस साइड ट्रांसपोज करो, तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब आप क्या करो कि इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करो, तो 1 अपॉन z को रेसिप्रोकेट करने पे z आएगा और 1 माइनस वाई को रेसिप्रोकेट करने पे 1 अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगा। तो x अपॉन 1 अपॉन x की वैल्यू है y अपॉन y माइनस 1 और z की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सबसे पहले ये देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है z प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की, ठीक है। सो चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो let me change the color. Okay, so we have to find the value of z plus 1 upon x plus 1. अब z की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं y अपॉन y माइनस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लग रही है कि यहाँ पे 1 माइनस वाई है और यहाँ y माइनस 1 है, तो क्यों ना हम इस y माइनस 1 को भी 1 माइनस वाई में चेंज कर दे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप y माइनस 1 को, जो कि मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का डिनोमिनेटर है, उसको 1 माइनस वाई में चेंज करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली आई राइट 1 अपॉन 1 माइनस वाई, प्लस को माइनस में चेंज कर दो और आपका 1 माइनस वाई वाई माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे सेम है। अब मैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, मैंने y माइनस 1 ही लिखा है, ये 1 माइनस वाई होगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, प्लस के प्लेस पे मैंने माइनस लगाया है, तो y माइनस 1 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब हम इसे 1 माइनस वाई ले सकते हैं कॉमन इन दी एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आने वाला है? 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई, क्योंकि इस 1 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 माइनस वाई डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1 माइनस वाई। अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, फाइनली आपके पास आ जाएगा, सो यू विल गेट, ओके। अच्छा आप एक काम करो बच्चों, यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व ना करके, it will be easier for you if you solve this like this. So what you have to do is, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन टू टर्म्स में एलसीएम लो, 1 माइनस वाई, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि रूट क्यूब p प्लस रूट क्यूब q प्लस रूट क्यूब r इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r का होल क्यूब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी जिसे हम कहेंगे आइडेंटिटी, वो हमें पता होनी चाहिए। एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? दैट आइडेंटिटी इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल, सॉरी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, एंड देन वी हैव प्लस 3bc b प्लस c, ओके, प्लस 3a ऑफ b प्लस c मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब की बच्चों, ओके। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आपको क्या करना है, आप इसको लो, ठीक है। ये आपका क्या है? रूट क्यूब p प्लस रूट क्यूब q प्लस रूट क्यूब r, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया? बोथ साइड क्यूब कर दिया, आपने बोथ साइड क्यूब कर दिया। तो अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहां पे यूज कर सकते हैं। ये क्या होती है? ये होती है बच्चों a क्यूब, तो जब रूट क्यूब
p का क्यूब करेंगे तो फाइनली हमें p मिलेगा, राइट। यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है इतना एक्सप्लेन करके। तो रूट क्यूब a अगर लिखा हुआ है तो मैं इसका क्यूब करता हूँ तो मुझे a मिलता है। सिमिलरली जैसे मैं स्क्वायर रूट a का स्क्वायर करके a मुझे मिलता है, सिमिलरली रूट क्यूब a का क्यूब करके हमें a मिलता है। तो रूट p का जब क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p मिलेगा। देन रूट क्यूब q का जब हम क्यूब करेंगे q मिलेगा। फिर रूट क्यूब r का क्यूब करने पे r मिलेगा, ओके, प्लस 3। देन क्या है 3b b प्लस c। अच्छा 3b के प्लेस पे क्या है रूट क्यूब q एंड ब्रैकेट में b प्लस c है रूट क्यूब आपका ओके रूट क्यूब b प्लस सी। सो q रूट क्यूब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी, सो रूट क्यूब ओके यहाँ पे है बी सी, ठीक है। इस आइडेंटिटी में होता है बी सी बच्चों, यहाँ पे बी सी होता है। लेट मी जस्ट राइट इट क्लियरली। सो एक्चुअली यहाँ पे होता है बी सी, 3bc ऑफ b प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास मिलने वाला है विद द सेम आइडेंटिटी रूट क्यूब b के प्लेस पे क्या है बच्चों, b के प्लेस पे है रूट क्यूब q और c के प्लेस पे रूट क्यूब r। तो मैं इन दोनों को ही रूट क्यूब के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3bc b प्लस सी, यानी कि रूट क्यूब q प्लस रूट क्यूब r ब्रैकेट क्लोज प्लस 3a b इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। नाउ जब हम बच्चों यहाँ पे सोचो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रूट क्यूब p प्लस रूट क्यूब q प्लस रूट क्यूब r एंड विच इज इवेंचुअली इक्वल टू 0। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसको भी 0 कर देगी और ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि 0 क्यों होगा, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है यहाँ पर। दैट इज वाई ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू प्लस r, ओके, p प्लस क्यू प्लस r प्लस 3 रूट क्यूब क्यू आर, और रूट क्यूब क्यू प्लस रूट क्यूब आर को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां पे वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है अगर आप इस वैल्यू से रूट क्यूब क्यू और आर को इस साइड रख के रूट क्यूब पी को उधर ट्रांसपोज करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस रूट क्यूब बोलो पी, राइट। तो ये आ गया आपका। अब फाइनली आपके पास मिला p प्लस क्यू प्लस आर, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 3 रूट क्यूब ब्रैकेट के अंदर p क्यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 सब में आपको लगाना है बिकॉज यहां से ये इक्वेशन चल रही है। तो p प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर विल बी इक्वल टू 3 रूट क्यूब पी क्यू आर इनसाइड द रूट क्यूब। और अगर अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है p प्लस क्यू प्लस आर के होल क्यूब की। p प्लस क्यू प्लस आर की तो वैल्यू आ गई, अब होल क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड आपको कर देना पड़ेगा क्यूब। यू हैव टू क्यूब बोथ द साइड एंड देन व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाइंड p प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे बच्चों, जब आप 3 का क्यूब करोगे 27 होगा, और रूट क्यूब के अंदर पी क्यू आर है, जब उसका क्यूब करोगे तो ये तीनों के तीनों पी क्यू आर बाहर आ जाएंगे क्यूब रूट से, और आंसर आपका होगा 27 पी क्यू आर विच इज ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ a1 b1 सॉरी a1 a2 a3
डैश 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 ए एन टिल ए एन, ये पूरी जो सीरीज है ये एपी में है. सिमिलरली B1 B2 B3 टिल बी एन ये एपी में है. दीज आर द टू एपी सच दैट A1 AB सॉरी A1 B1 का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 120. इसी तरीके से A2 B2 सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड एपी का मल्टीप्लीकेशन है 143 एंड A3 B3 इज 154 सॉरी. देन A8 B8 की वैल्यू फाइंड करो बच्चों. ठीक है, अब सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या गिवन है, A1 B1 गिवन है, A1 B1. तो A1 B1 कितना है 120 है. ठीक है, A1 B1 कितना है 120 है. तो 120 अगर A1 B1 है तो आप इसको एज इट इज लिखा रहने दो. अब देखो A2 B2 कितना है, A2 B2 इज इक्वल टू 143. अब A2 B2 को आप लिख सकते हो A प्लस D A1 प्लस D1 लिख सकते हो और B1 प्लस D2 लिख सकते हो इज इक्वल टू 143. कैसे, देखो A2 को हम क्या लिखते हैं, A2 को लिखते हैं A1 फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस. लेट्स से कि पहली वाली जो AP है A के सीरीज में उसका डिफरेंस D1 है, तो A2 को मैं लिख सकता हूं A1 प्लस D1. सिमिलरली क्योंकि सेकेंड जो AP चल रही है उसका डिफरेंस जरूरी नहीं है कि पहले वाले के डिफरेंस के इक्वल हो, इसलिए मैंने उसके डिफरेंस को D2 लिया है. ठीक है, तो मैं B2 को लिखूंगा B1 प्लस D2 विच इज इक्वल टू 143. अब यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन टू ब्रैकेट्स को, यू विल गेट A1 B1 प्लस A1 D2 प्लस B1 D1 प्लस D1 D2 इज इक्वल टू 143. अब A1 B1 की वैल्यू तो हमें पता है 120 है, प्लस A1 D2 प्लस B1 D1 प्लस D1 D2 इज इक्वल टू 143. यहां से इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 120 आप ट्रांसपोज करके इस साइड लेके आओगे, सो द वैल्यू इज गोना बी 23. राइट, इस पूरे A1 D1 प्लस B1 D1 प्लस D1 D2 की वैल्यू 23 होगी. एक इक्वेशन ये हमारी बन गई. ठीक है, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 23. ठीक है, so this value will be 23. राइट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे कि क्या गिवन है. या एक काम करो, आप इसको यहाँ पे लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 को. मैं इक्वेशन 1 को लिख रहा हूं. So what I have done here, I have written equation 1 on the top of the screen. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थर्ड वैल्यू जो गिवन है A3 B3 राइट विच इज 154, इसकी हेल्प लेनी है और देखते हैं कि क्या होगा. A3 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 2 D1. सिमिलरली B3 को लिख सकते हैं B1 प्लस 2 D2 राइट इज इक्वल टू 154. इस इन टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, A1 B1 मिलेगा प्लस 2 A1 D2 प्लस 2 D1 B1 प्लस 4 D1 D2 इज इक्वल टू 154. ये मुझे मिलने वाला है. अब यहाँ पे बच्चों A1 B1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 120 प्लस 2 यहाँ पे आप ले लो कॉमन, तो A1 D2 प्लस D1 B1. ठीक है, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया है प्लस 4 D1 D2. ठीक है, 4 D1 D2 यहां पर इज इक्वल टू 154. अब यहां पे जब 120 उस साइड ट्रांसपोज करोगे तो 154 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा. राइट, तो मैं क्या यहां पे डायरेक्टली 34 लिख सकता हूं, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच प्लेस. सो आपको समझ में आना चाहिए. राइट, यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया है 120 को ट्रांसपोज करके. ठीक है, अच्छा 154 था ना, सॉरी 154 में से 120 माइनस करोगे तो 34 आएगा. सॉरी
ओके, सो आई गेट 34। अब आप एक काम ये करो बच्चों, ये 2 और यहाँ पे 4 है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें 2 मल्टीप्लाई में, सेकेंड टर्म में 4 मल्टीप्लाई में, और इधर 34 है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट a1 d2 प्लस d1 b1 इज इक्वल, सॉरी, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करने पे 2 d1 d2 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 34 को 2 से डिवाइड करने पे 17। अब देखो, क्या इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन की हेल्प से हम कुछ फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में, यस, इक्वेशन 1 में a1 d2 प्लस b1 d1, और अगर हम d1 d2 को ट्रांसपोज कर दे 23 के साइड फ्रॉम LHS टू RHS, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a1 d2 प्लस b1 d1 की, और वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। सो हमारे पास क्या आएगा? सो दिस वॉज इक्वेशन 2, एंड नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, a1 d2 और प्लस d1 b1 की वैल्यू, इसको रिप्लेस मैं करूंगा। ठीक है, इसको रिप्लेस करूंगा 23 माइनस d1 d2 से, प्लस 2 d1 d2 ऑलरेडी यहाँ पर है, इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास d1 d2 और ये 23 उधर जाएगा, तो 17 माइनस 23, तो 4 प्लस 3, हमारे पास d1 d2 की वैल्यू आ जाएगी -6 विल बी द वैल्यू ऑफ d1 d2। ठीक है, तो d1 d2 की वैल्यू आ गई है बच्चों। अब अगर d1 d2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। सो दिस वॉज इक्वेशन 1, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ d1 d2। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो होगी a1 d2 प्लस b1 d1 -6 इज इक्वल टू 23। 6 उधर जाके प्लस में कन्वर्ट होगा, तो जो वैल्यू आएगी a1 d2 प्लस b1 d1 is equal to 23 plus 6, which is equal to 29. So this is the value of a1 d2 plus b1 d1. This is the value, the value of this is 29 बच्चों। ठीक है, सो फाइनली हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो थी a1 d2 प्लस b1 d1 विच इज 29, एंड d1 d2 की वैल्यू आ गई है -6। अब हमें फाइंड क्या करना है, a8 b8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a8 को लिख सकता हूँ a1 प्लस 7d1, इसी तरीके से b8 को लिख सकता हूँ b1 प्लस 7d1। ओके, ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। I'll get a1 b1 प्लस 7 a1 d1 प्लस 7 b1 d1, then 7 7 is 49 d1 d2 फाइनली। सो a1 b1 की वैल्यू 120 है, प्लस यहाँ से 7 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर a1 d1 प्लस b1 d1 आएगा, और जिसकी वैल्यू, अच्छा ये a1 d2 है। ठीक है, a1 d2, दिस इज d2, सो यहाँ पे d2 होना चाहिए। तो a1 d2 प्लस b1 d1 की वैल्यू 29 है, इसलिए 7 इंटू 29 प्लस 49 इंटू -6 विच इज द वैल्यू ऑफ d1 इंटू d2। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो 120 प्लस 7 into 29, 7 into 29 is equal to 7 9s are 63, 7 2s are ओके, सो 203 हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 49 इंटू 6, सो इट विल बी 294। ठीक है, हम इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 120 एंड 203। ऑन एडिंग दीज टू वील गेट 3 2 3 minus 294. On subtracting this we will get 29. Okay, 29, and option D is the correct option. So these were the 10 toughest question which I have found in different state boards NTSC level 1. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर करें, अगर आप पेरेंट हैं, टीचर्स हैं, तो उन बच्चों तक शेयर करें जो NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।